learners, we are starting with unit 3 of business communication. So in this unit, what we are going to study is how we can write an effective letter. हमें पता है जैसे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो हमने अपने स्कूल में कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, बट हाउ वी कैन राइट एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर जिसके अंदर कम्युनिकेशन क्लियर हो, जो एक इम्पैक्ट छोड़े एंड दैट की द रीडर जो हो वो हम उस लेटर की तरफ अटेंशन पे करे। तो हम उसी के बारे में आज पूरी पीपीटी में इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं कि हाउ वी कैन मास्टर राइटिंग एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर. So let's start with our first slides that is about essentials of effective business letters. What are the points, what are the things that we have to keep in mind before writing a business letter? कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने लेटर की बॉडी फॉर्म करने से पहले, या लेटर के अंदर हमें जो भी अपने थॉट्स जो है, जो अपनी फीलिंग्स है, उनको राइट डाउन करना, तो हमें क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो रीडर है या जो रिसीवर है उसको समझ में आ जाए कि हम क्या कन्वे करना चाहते हैं. द फर्स्ट थिंग इज क्लियरिटी. whenever you write और even you speak, क्लियरिटी आपके वर्ड्स में, आपके माइंड के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए. तभी आप जो समझाना चाहते हो वो सामने वाला जो है आपकी बात ढंग से समझ पाएगा. तो क्लियरिटी होनी चाहिए. ठीक है, आपका पर्पस क्या है राइट करने का, किसी पर्सन को कन्वे करने का, ठीक है, क्या चीज बताने का, तो उसका पर्पस क्या, आप किसी से क्यों कांटेक्ट करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल देखा है, I am requesting. We should use in a letter, in a formal letter anyway, I am requesting, and we should avoid using I am writing to enquire. जैसे हम कोई भी बिजनेस लेटर लिखते हैं, जैसे हमने कोई भी ऑर्डर प्लेस्ड करे किसी कंपनी के साथ हमारे प्रोडक्शन के लिए, तो वो डिले हो गया, कुछ हो गया, तो अगर हमने लिखा आई एम राइटिंग टू एनक्वायर, तो इसको थोड़ा बिजनेस वर्ल्ड के थोड़ा रूड लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है. इंस्टेड वी शुड राइट आई एम रिक्वेस्टिंग टू नो द स्टेटस ऑफ दिस एनीथिंग दैट वी आर रिगार्ड इन द सब्जेक्ट मैटर. सेकेंड पॉइंट इज एक्यूरेसी. आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए. अगर आप कोई भी अपने लेटर के अंदर डेटा सेट वगैरह यूज कर रहे हो, तो जो भी आप डेटा यूज कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए. अगर आप मान लो अपने लेटर में कुछ फिगर्स का यूज कर रहे हो, कुछ अमाउंट का यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए. जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई डेट्स है, कोई फिगर्स है, ठीक है, किसी का आप नाम जो है मेंशन कर रहे हो, तो उनके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए. आपका लेटर जो है एरर फ्री होना चाहिए. लाइक उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, वरना वो बहुत ही एक बैड इंप्रेशन देता है. और अगर आपका लेटर जो है वो क्या कहते हैं एरर फ्री होगा, वो होगा, तो उसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा. कि अगर यूजर जो है, ठीक है, जो रिसीवर, उसका आपको लैंग्वेज समझ में आए तो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा. तो उसको भी क्लियरिटी होगी कि आप क्या पूछना चाह रहे हो. प्रोफेशनल टोन, कि हम यहाँ बिजनेस लेटर की बात करें जो कि फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो टोन है, जो राइटिंग की टोन है, वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए. ठीक है, इन अ फॉर्मल भी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर कन्वेइंग टू अनदर बिजनेस. तो मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल एंड कर्टेसियस डेमेयोर, अवॉइड स्लैग और ओवरली फैमिलियर लैंग्वेज. जैसे हम लेटर राइटिंग में तो हमको जो व्हाट्सएप लैंग्वेज की बहुत ज्यादा यूसेज होती है, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे प्लीज को पीएलएस लिख देते हैं, जो हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए. लेटर की स्टार्टिंग में जैसे वैसे रिस्पेक्टेड, डियर, ऐसा चाहिए. हम हाई को लेटर के अंदर लिखना अवॉइड करें. तो ये सब चीजें होती है जो प्रोफेशनल टोन को वो करती है, रोकती है, हिंडर बनती है एज ए प्रोफेशनल. तो ये हमें अवॉइड करनी चाहिए. नेक्स्ट में प्रॉपर फॉर्मेट. एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए. और मेनली हर एक फॉर्मल लेटर का वही फॉर्मेट रहता है, थोड़ा बहुत कुछ एक दो चीजें ऊपर नीचे होती है, तो हमें उसके लेटर के फॉर्मेट के स्टिक रहनी चाहिए. क्या ब्लॉक क्या है, मॉडिफाइड क्या है, सब कुछ. ये प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है वो आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ा देता है 15% से. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, राइटिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर्स. अब जब हम कोई भी इंपॉर्टेंट रहते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर को लिखने की, और क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसके तरीके होते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर्स के कुछ पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करें. सबसे पहले पर्पसफुल कम्युनिकेशन. कोई भी हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारा एक आउटकम होना चाहिए. पर्पसफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं हमने कुछ भी लिख दिया, कुछ उसका सेंस नहीं है, कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई आउटकम नहीं है. ठीक है, हम कोई भी बिजनेस है तो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, हमें कुछ आइडेंटिफाई करना होता है. तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, पर्पसफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए. पर्पसफुल कम्युनिकेशन के लिए होती है जिसके हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें. लेटर के जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए कि हमें लेटर लिख क्यों रहे, हम इससे क्या इंक्वायर करना चाहते हैं, क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. ठीक है, अगर कोई डिटेल है जो हमें यूज करनी चाहिए, जैसे मान लो अकाउंट डिटेल है या कोई पॉलिसी नंबर है जो हमें इंक्लूड करना चाहिए, तो वो आपके लेटर के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए. स्ट्रक्चर्ड कंटेंट. जो आपका कंटेंट है लेटर का वो एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ऑर्गेनाइज्ड
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक स्टोरी टेलिंग बननी चाहिए आपके लेटर के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने पहले स्टार्ट करा, फिर आपने जो फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट किया, फर्स्ट बात करना स्टार्ट करी, वो बीच में फिर कोई और बात आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक कॉर्पोरेट फॉर्मेट के पास आपने इंट्रोडक्शन दिया कि आप कौन है, कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर आपने मेन बॉडी जहाँ पे आपका पूरा पर्पस है वो बताया है, कोई आपको कोई कंप्लेन कर रहे हो तो आपने उसके बारे में पूरा सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी, फिर एंड में कंक्लूजन होना चाहिए कि आप क्या सीख कर रहे हो उस पर्सन से, कि वो आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ना। दिस इज परsuasive लैंग्वेज। आप किसी भी लेटर के, जैसे हमने आपको बोला, आप एविडेंस के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसको सपोर्ट करो, तो आपको कुछ चीजें एविडेंस ऐसे अटैच भी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप कंप्लेंट फाइल करो तो आपने ऑर्डर प्लेस्ड किया होगा, तो अगर उसकी इनवॉइस है तो आप वो लेटर के साथ अटैच कर सकते हो। और आप अपने लेटर के अंदर जितनी भी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स होगे, तो रूड वे में नहीं होना, ठीक है, इन पोलाइट वे आप अपनी बात को कन्वे करोगे और एविडेंस के साथ सपोर्ट करोगे, तो इट इज लाइक 25% मोर लाइकली टू अचीव देयर आउटकम, कि आपको हो सकता है उतना जल्दी रिस्पॉन्स मिले, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उतनी जल्दी सॉल्व हो। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कोई भी अगर सेंसिटिव डेटा है, कोई भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हो कि किसी और को, कंपनी के किसी थर्ड पार्टी को और किसी को पता ना चले, तो उसको आपको हैंडल करना चाहिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को केयर के साथ, ठीक है। जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज है, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। कोई कभी कभी कंपनीज को ऐसे, किसी को ऐसे भी लेटर्स लिखने पड़ते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो उसका क्या है, हमें उसका पता रखना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, बिजनेस लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो एक बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि बिजनेस लेटर लिखते हो कि जो सेंडर था उससे क्या अपनी प्रॉब्लम जो है कन्वे करी है। सबसे पहले बिजनेस लेटर के अंदर सबसे पहले जिस कंपनी को लिख रहा है उस कंपनी का एड्रेस आया कि कंपनी इंक, ठीक है, जो भी वहाँ का एड्रेस है, जैसे ये कैलिफोर्निया में लिखा है, फिर जो डेट, जिस डेट को आप उसको लिख रहे हो, तो एक लाइन आप छोड़ेंगे यहाँ पे, फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप नेक्स्ट चीज करोगे। फिर आपको उस कंपनी में जो कॉन्टेक्ट पर्सन है, जिसको आपको कॉन्टेक्ट करना है, जिसको आप ये लिखना चाहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिस्टर जॉन है, ठीक है, कौन है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसकी डेजिग्नेशन लिखी, फिर उसका एड्रेस लिखा, ठीक है, 3 लाइन का एड्रेस है। फिर जैसे डियर या रिस्पेक्टेड, ठीक है, हम इसमें इसी चीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डियर रिस्पेक्टेड से स्टार्ट करा। इसने इसके अंदर क्या करा है, ये जो लेटर था इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसने लेटर लिखा है कि इसने कुछ सामान है जो इसने ऑर्डर करा है इस कंपनी के साथ, बट उसका क्या है, जो उसका डिलीवरी डेट थी उस डेट पे उसका सामान रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो इस राइटिंग अ लेटर की एक बहुत कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इस कंपनी से परचेज करता है, बल्क ऑर्डर्स देता है, बट उसका सामान ऑन डिलीवरी टाइम पे आया नहीं है, तो और ना उसको कोई ट्रैक ऑर्डर मिल रहा है कि कहाँ उसका, लाइक उसका जो शिपमेंट है वो कहाँ डिले हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ही इज आस्किंग फॉर द क्लियरिटी कि उसका प्रोडक्ट कब उसको मिलेगा, कब रीच आउट होगा। तो इसने लिखा है, आई एम राइटिंग यू कंसर्निंग अ रिसेंट परचेज ऑफ वेजेस। फिर इसने ऐसे बोला कि मैंने 2 वीक्स अगो ये लेटर जो है वो लिखा था। इसने नंबर्स बताया, जैसे जो डेटा जो है कि इसने 50 आइटम्स ऑर्डर करी थी कंपनी के साथ, ठीक है, कंपनी का नाम लिखा। फिर इसने, जैसे हमने कहा था, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसने कैसे सपोर्ट करा है कि शुड रीच द डेस्टिनेशन विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज। इससे कैसे सपोर्ट किया कि आपकी जो वेबसाइट है, अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट, शिपमेंट शुड रीच देयर डेस्टिनेशन विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज। तो एक एविडेंस है जो इसने इसके अंदर, लेटर के अंदर अटैच करा है, ठीक है। फिर इसने क्वेश्चन मार्क लिखा है, जो इसके क्वेश्चन थी, जो क्वेरी थी, कि जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है कि मेरा शिपमेंट डिले कैसे है, डिले द शिपमेंट और वेयर द शिपमेंट इज करेंटली, कि करेंटली कहाँ पे है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर इसने बताया कि इसका रिलेशनशिप इतना लॉन्ग है इस कंपनी के साथ कि इसने बहुत बार यहाँ से ऑर्डर करा है। इसने एंड में कैसे कंक्लूड करा है कि आई होप यू माइट बी एबल टू प्रोवाइड मी विद एन आइडिया और व्हेन आई कैन एक्सेप्ट एंड, क्या बस अब बता दो, डेट बता दो कि कब होगा। फिर एंड में, थैंक यू इन एडवांस फॉर एनी हेल्प यू माइट एबल टू ऑफर सिंसियरली। यहाँ पे अपना नाम, ये किस कंपनी से था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी इंक, फिर नंबर और ईमेल आईडी। दिस इज द मेन बिजनेस लेटर फॉर्मेट। इसमें शिपमेंट डिले हो गई तो उसके अंदर इसको इस तरह से इसने प्रेजेंट करा है। अब जैसे हम लेटर्स के अंदर हमने आया, तो हम 2 मेन टाइप्स के जो लेटर्स है जो हम पीपीटी में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। जो वन है, एक तो कि हम बैंक्स में हम कितने टाइप्स के लेटर्स लिखते हैं, किस तरह से लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा इंश्योरेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक्स फर्स्ट, कि कॉरेस्पॉन्ड टू बैंक्स, की बैंक्स में कितने टाइप के लेटर्स होते हैं, ठीक है। बैंक्स में हम किस चीज से रिलेटेड लेटर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट कि क्या क्या चीजें हैं जिस टाइप के हम लेटर्स लिख सकते हैं, वो लेटर्स कैसे लिख सकते हैं वो भी हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट इंक्वायरी, जैसे बैंक में हमें अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसके इंक्वायरी के हम लेटर लिखते हैं। इसके हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट स्टेटमेंट्स और क्लेरिफाइड ट्रांजेक्शंस,
ठीक है, कि भाई हमने कोई ट्रांजेक्शन करी हो, जैसे कुछ कुछ जो होती है वो लैक्स में होती है, थाउजेंड्स में होती है। तो कभी कभी क्या होता है, बैंक वो ट्रांजेक्शन आपकी तरफ से डन दिखाता है, बट रिसीवर को नहीं रिसीव होता। ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट में से आपके पैसे कट जाते हैं, जैसे पेटीएम पे बहुत बार ही होता है, आप यूज करते हो तो, कि आपके बैंक से कभी कभी आपके पैसे कट जाते हैं, बट आपके क्या कहते हैं सेंड ही नहीं होता। आपको भी इवन दिखाता है कि पेमेंट इन प्रोसेस, वो बात है कि थोड़े टाइम में प्रोसेस हो जाती है, पर कभी कभी अगर किसी के पैसे जो है वो अटक जाते हैं, तो हम इसको एज अ रिपोर्ट एरर करते, अकाउंट नंबर इंक्लूड करके एक इंक्वायरी लेटर लिखते हैं टू दी बैंक, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। लोन एप्लीकेशन के लिए बैंक्स के अंदर लेटर जाते हैं कि हम सबमिट करते हैं कि हम कैसे उस लोन के लिए अप्रूवल है, कैसे हम डिफाइंड है कि वो लोन जो है वो हमें मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो उनको सबमिट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन की जो हमें रिक्वायरमेंट हो, या उनको रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे पूरा कंप्लीट एक एप्लीकेशन लिखेंगे विद एविडेंस विद प्रूफ्स कि हाँ भाई हम अप्रूव है, तो उसका रेट जो होता है इवन 40% हायर चांसेस होते हैं कि आपको आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाए। नेक्स्ट जैसे क्रेडिट डिस्प्यूट, क्रेडिट डिस्प्यूट से क्या कोई चैलेंजेस होती है, कोई जैसे चैलेंज इनकरेक्ट चार्जेस और बैंक मस्ट रिस्पॉन्स विद इन 30 डेज। क्रेडिट डिस्प्यूट्स के अंदर क्या होता है, जैसे आपको आपका अगर क्रेडिट कार्ड भी है, उसके अलावा आपको कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है, उस पर चार्जेस कुछ जो है वो गलत लग गए बैंक के थ्रू, तो उसके अंदर बैंक जब 30 डेज के अंदर रिस्पॉन्स करता है, तो हम उसके लिए लिखते हैं बैंक गारंटीज के लिए हम लिखते हैं कि हम इसमें एग्जैक्ट अमाउंट पर्पज कि हम किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बैंक लेटर्स से और भी बहुत टाइप्स होते हैं, सम टाइप जिसको बैंक्स को हम रिगार्डिंग लेटर लिख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद दी की फॉर्मेट ऑफ अ बैंक लेटर, तो हम इसके अंदर देखेंगे लोन एप्लीकेशन का एक एग्जांपल है। एक लोन के अंदर एप्लीकेशन, अगर हमको एक लोन की एप्लीकेशन लिखनी है एक बैंक को, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, तो लोन एप्लीकेशन लेटर टू बैंक मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर पहले डेट लिखा है। ठीक है, अब डेट का फॉर्मेट क्या होता है, कहीं पे लोग क्या कहते हैं पहले मंथ लिखते हैं, फिर टूडेज की डेट, फिर क्या कहते हैं अपना ईयर लिखते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, लोग पहले ही आपका डेट लिखेंगे, और फिर मंथ लिखेंगे, और फिर ईयर लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे, फिर बैंक की डिटेल, अगर आपकी ब्रांच तो ब्रांच लिखोगे, और आप किसको वहां पे आप जो मैनेजर है किसको आप स्टेट कर रहे हो, तो आप उसका नाम लिखोगे। ठीक है, फिर आई एम, फिर आप अपना नाम स्टेट करोगे कि आई एम योर नेम। ठीक है, आई एम द पर्सन एक्स राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट अ पर्सनल लोन फ्रॉम स्टार्ट वन, ये बैंक का नाम है। आप कोई भी बैंक ले सकते हो जो जिस पे आप लिखना चाहते हो। ड्यू टू अनफोर्सिन मेडिकल एक्सपेंसेस दैट आई कैन नॉट कवर विद माई करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, आई फाइंड माई सेल्फ इन अर्जेंट नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। और उसने बताया कि मेरे को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है, मेरे को क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए उसको लोन के लिए वो लिख रही है लेटर। आई एम सीकिंग अ लोन अमाउंट, अमाउंट मेंशन होना चाहिए, आप कितने लोन अमाउंट को लिए सीक कर रहे हो। ठीक है, आपका अमाउंट क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उसने फिर बताया कि आई एम फुली अधर टू कोई भी टर्म्स और कंडीशन जो है जो बैंक डिमांड करती है नेसेसरी, वो शी इज रेडी कि वो उसको फुलफिल करे। ठीक है, और वो कमिटमेंट भी देती है अपनी कि वो रीपे कर देगी अपने लोन को एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, एंड में उसने क्या क्लोजिंग पैराग्राफ जिसमें कंक्लूजन बोलते हैं क्या लिखा है, एनक्लोज यू विल फाइंड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला लोन की एप्लीकेशन के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अटैच करने होते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर द लोन। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स फॉर योर रिव्यू इंक्लूडिंग माई सैलरी रिपोर्ट, जैसे इसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसने अपने लेटर के अंदर इंक्लूड करे, एक करें इसने सैलरी रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, प्रूफ ऑफ स्टडी इनकम, क्योंकि अगर आपको अपनी सैलरी रिसिप्ट करके आप क्रेडिट कार्ड भी बनाते हैं, तब भी आपको अपनी सैलरी रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, आपको सैलरी की स्लिप दिखानी पड़ती है। ठीक है, दीज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ माई फाइनेंशियल स्टैंडिंग। फिर एंड के अंदर आप क्या कहते हैं, थैंक यू लिखते हुए अपना नाम, ठीक है, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सब कुछ लिख देते हो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लोन एप्लीकेशन लेटर टू द बैंक। सो ये हमारा बैंक से रिलेटेड जो भी था हमने कवर कर लिया ना। और जो लास्ट टॉपिक हमारा बचता है वो बचा है इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस कंपनीज को हम क्या लेटर्स लिखते हैं, किस टाइप के लेटर्स इंश्योरेंस कंपनीज को लिखे जाते हैं, कौन कौन सी क्वेरीज होती है, इंक्वायरीज होती है जो कि लोन इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ आती है। जैसे हमें पता है इंडिया के अंदर इंश्योरेंस जो है वो एक ग्रोइंग मार्केट बन रहा है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो इंश्योरेंस को परचेज करते हैं, तो इसका भी एक ट्रेंड आ रहा था, इंश्योरेंस को कंपनीज को लेटर लिखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे और इंश्योरेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होता है या मेडिकल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, बट इंश्योरेंस जो है कंपनीज भी इंश्योरेंस कराती है अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे उनका गोडाउन है, वहाँ आग लगी तो फायर इंश्योरेंस लेती है कंपनीज। गुड्स जैसे लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज होती है जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह करवाती है, तो इवन वो भी अपना इंश्योरेंस लेती है कि ट्रेवल एंड उसके थ्रू उसका
कोई वियर एंड टीयर हो प्रोडक्ट का, कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसके भी इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लेम सबमिशन। ठीक है, प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पॉलिसी नंबर्स। आपको कोई क्लेम है जो आप उस इंश्योरेंस कंपनी से कर रहे हैं, जैसे आपका मान लो आपका रोड एक्सीडेंट का इंश्योरेंस था, ठीक है, आपका व्हीकल डैमेज का इंश्योरेंस था, जैसे कार और व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या व्हीकल डैमेज हो गया, तो उस इंश्योरेंस को क्लेम करते हुए एक लेटर लिखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, जहां से भी आपका है। पॉलिसी इंक्वायरीज। अब हो सकता है आप कुछ ऐसी पॉलिसीज या किसी टाइप का इंश्योरेंस आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी पॉलिसीज क्या है, उसमें चार्जेस क्या रहेंगे, मंथली कितने जाना है, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट कितना जाना है पर कितना जाना है, तो आप उसकी इंक्वायरी के लिए भी लेटर लिखते हो। क्लेरिफाई कवरेज रिक्वेस्ट, पॉलिसी मॉडिफिकेशन, उन सब चीजों को रिलेटेड करते हो। फिर प्रीमियम पेमेंट्स। ठीक है, अब कुछ आप इंश्योरेंस पे आपको पता है प्रीमियम अमाउंट जाता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल अमाउंट के प्रीमियम अमाउंट जाता है जो कि पे करना होता है। ठीक है, तो बिलिंग इश्यूज वगैरह को पेमेंट का रिकॉर्ड रखते हुए आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हो। एक जो लास्ट है रिन्यूअल्स एंड कैंसिलेशन, कि कोई इंश्योरेंस है उसको आपको कैंसिल करवाना है, तो उसके लिए अब हम इंश्योरेंस को लेटर्स लिखते हैं। जैसे ही हमने टाइप ऑफ इंश्योरेंस का कि इंश्योरेंस को हम किस टाइप से लिखते हैं, कैंसिल करने के लिए, ठीक है, कोई चीज हमें करनी हो, तब हम एक इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट देख लेते हैं कि इंश्योरेंस की अगर हमें लेटर लिखना है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, तो हम वो किस तरह से लिखते हैं, थोड़ा बॉडी और इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम्स के अंदर हो सकता है आपको लेटर राइटिंग आ जाए। ठीक है, तो ये फायर इंश्योरेंस क्लेम है कि एक इंसान है उसने फायर का इंश्योरेंस क्लेम करा है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से, तो सबसे पहले जैसे डेट, कहीं पर डेट पहले बाद में, फिर नेम ऑफ द इंश्योरर जो है, फिर एड्रेस और सिटी में, तो जिस कंपनी से आपका इंश्योरेंस है आप उसका नाम, एड्रेस, वो सब कुछ लिखोगे। जैसे आपने हमें सब जगह किया कि क्लेम फॉर फायर डैमेजेस। ठीक है, क्यों आप लेटर लिख रहे हो, क्लेम फॉर फायर डैमेजेस टू whom इट मे कंसर्न। हो सकता है वो कॉन्टेक्ट पर्सन नहीं पता कि उस इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आपको कौन कॉन्टेक्ट पर्सन है, तो ये कहना है टू whom इट मे कंसर्न आई एम राइटिंग टू सबमिट अ क्लेम टू फायर डैमेज टू माई प्रॉपर्टी। अब जो भी प्रॉपर्टी जो एड्रेस है, ठीक है, हो सकता है अपने ऑफिस को रिलेटेड आपने डैमेज लिया, हो सकता है आपकी फैक्ट्री हो जो उसको रिलेटेड आपने फायर इंश्योरेंस ले रखा हो, घर हो, विच अकर्ड। और अब आपको डेट ऑफ इंसिडेंस लिखना है कि किस डेट को फायर हुई, तो डेट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई हैव एनक्लोज्ड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू हेल्प यू सपोर्ट माई क्लेम। अब इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, आप क्लेम सपोर्ट करते हो तो आपको पता है वो बहुत सारी इंक्वायरीज करते हैं, पता करते हैं कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, आपने जो भी क्लेम आप सबमिट कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, उसके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आपको भी बहुत सारे प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं। और कभी कभी अगर क्लेम्स बहुत बड़े होते हैं तो कंपनीज वाले कुछ ऐसे एजेंट्स को या लोगों को भेजते हैं चेक करने के लिए कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं भी मतलब आप पैसा नहीं ले रहे हो। तो इसने लाइक कुछ कुछ कॉपीज है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इसने सबमिट करे एज अ प्रूफ कि जो फायर हुई थी वो रियल फायर थी, खुद से जनरेटेड नहीं थी। और कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट, एक पुलिस रिपोर्ट की कॉपी जो है वो सबमिट करी है। फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की भी आग लगी कैसे। फिर नेक्स्ट जैसे फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, फायर डिपार्टमेंट बताएगा कि फायर का रीजन क्या था, अगर ह्यूमन मेड फायर थी तब भी इसका क्लेम जो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि किसी और तरीके से किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर लग गई, फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। फोटोज ऑफ फायर डैमेजेस टू प्रॉपर्टी, अब जो आग लगी उसने क्या क्या चीजें डैमेज करी, कितना सीवियर डैमेज था। ठीक है, मान लो 50 लाख का इसका इंश्योरेंस है, अब 50 लाख के 50 लाख तो नहीं मिलेंगे, हो सकता है कंपनी वाले 20 लाख देगी, बोले कि भाई मेरा तो नुकसान 30 लाख का हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फोटोज अपलोड करी है, लिस्ट डैमेज आइटम्स, फिर आइटम्स की क्या क्या इसके हाउस के अंदर आइटम जो है डैमेज हुई है, तो उससे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि उसका अमाउंट क्या था, कितना बड़ा लॉस हुआ है। रिसिप्ट फॉर डैमेजेस आइटम, रिसिप्ट भी कि उन डैमेजेस आइटम्स का प्राइस क्या था, उसके रिसिप्ट। ठीक है, एस्टिमेटेड ऑफ रिपेयर कॉस्ट, अब कोई रिपेयर कॉस्ट है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह का तो कुछ जला होगा तो हम उसको अमाउंट के अंदर आ जाएगा। बट अगर हाउस जो है उसकी मान लो बिल्डिंग है, उसकी दीवार वीवार हुई जली है, तो उसकी रिपेयरिंग की भी कॉस्ट आएगी। तो इसने कंक्लूडिंग पैराग्राफ है क्या डाला है, आई अंडरस्टैंड दैट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ माई क्लेम मे नॉट बी डिटरमाइंड अंटिल द फुल एक्सटेंट ऑफ द डैमेज हैज बीन असेस्ड। मतलब हो सकता है कि इसका पूरा जो अमाउंट है इसको तब तक ना मिले जब तक पूरा का पूरा प्रोसेस हो सकता है लेंदी प्रोसेस हो, टाइम कंज्यूमिंग हो। तो इसने बोल दिया कि स्टिल आई एम enclosing with all the documents and information that help you to prove my claim। ठीक है, इसने बोला फिर एंड में कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और कांटेक्ट करो इसको, और थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन मैटर सिंसियरली, और फिर उसका नाम और एड्रेस जो भी था। इसके अंदर 5 इंश्योरेंस का आप वो भी डाल सकते हैं, आगे जो पॉलिसी नंबर हो। ठीक है, वो चीजें भी ऐड कर सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी रहे।
तो अब हम जैसे पीपीटी के एंड पे आ गए, इस यूनिट के एंड में आ गए, कुछ की टेक अवेज है जो हमें इस यूनिट से सीखनी चाहिए, ताकि यूनिट यूनिट जो है पूरी ही पूरी लेटर्स के ऊपर थी। स्टिल जो कोई टेक अवेज है जो हमें लेनी चाहिए, जो हमें लाइक इनटू डे टू डे लाइफ भी हमें पता होनी चाहिए। राइटिंग ए लेटर मास्टर एसेंशियल्स। एसेंशियल्स क्या है? क्लियरिटी होनी चाहिए आपके लेटर के अंदर, एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, कोई वेग लैंग्वेज का शॉर्टकट्स का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड, स्ट्रक्चर मैटर। आपके लेटर का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, जो आई थिंक हम स्कूल से सीखते आ रहे हैं कि हमारे लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट क्या है, एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, कि क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है ना, कि अच्छा पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ एविडेंस लगा रखे हैं। तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर मैथ होना चाहिए। ठीक है, टेलर कम्युनिकेशन। अडेप्ट योर राइटिंग स्टाइल टू द कंटेक्स्ट। अब जरूर नहीं है आप एक लेटर जो है वो गवर्नमेंट को लिख रहे हो, एक इंश्योरेंस कंपनी को लिख रहे हो, एक बैंक को लिख रहे हो, एक अपने मैनेजर को लिख रहे हो कंपनी के अंदर, एक अपने कॉलेज के डायरेक्टर को या प्रिंसिपल को लिख रहे हो। तो उसके अंदर हर एक इंडिविजुअल से लेटर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, आपके लेटर की टोन जो है, ठीक है, स्टाइल जो है राइटिंग की, वो वेरी करेगी, बिकॉज दे आर डीलिंग विद डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स जो है राइटिंग की, वो उसके ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉलोअप। हो सकता है आपने लेटर का आपको रिस्पॉन्स लिया है विद इन 2 और 3 डेज, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट था, जैसे इंश्योरेंस का था, बैंक में था, तो यू कैन ऑलवेज राइट अ फॉलोअप लेटर, ensure timely response and as for timely response and resolution. So guys, now here we end our unit 3. Let's meet in unit 4.